एक ऐसा मर्डर केस जो 13 साल से ठंडा पड़ा था, कोई सुराग नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और फिर एक लोकल क्रिकेट मैच ने सब कुछ बदल दिया। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद होशियार जासूस ने एक ऐसे कातिल को पकड़ा जो सालों से अपनी पहचान बदल कर जी रहा था। तो चलिए इस पूरी जांच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला खेल पुलिस को एक ऐसे शातिर मुजरिम तक ले गया जो एक दशक से भी ज्यादा समय से कानून को चकमा दे रहा था। ये कहानी शुरू होती है 9 जून 2001 को कर्नाटक के पुत्तूर में। एक महिला जिनका नाम था मल्लिका राय घबराई हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। उनका पति पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटा है और उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। मल्लिका पुलिस को बताती हैं कि उनके पति विश्वनाथ राय, जो एक फाइनेंस कंपनी चलाते थे, अपने मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए निकले थे। लेकिन जब मल्लिका ने उन्हें फोन किया तो मैनेजर का बर्ताव बहुत ही अजीब था। उसने कुछ टालमटोल वाले जवाब दिए और फोन काट दिया। बस उसी पल से मल्लिका की चिंता बढ़ गई थी। ठीक 2 दिन बाद एक लाश मिलती है। उसकी पहचान करने का कोई तरीका नहीं था, सिवाय एक बहुत ही छोटे से सुराग के, शर्ट के कॉलर पर लगे दर्जी के लेबल के। यही छोटा सा धागा पुलिस को वापस पुत्तूर ले गया और वहां जाकर मल्लिका राय का सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। वो लाश उनके पति की ही थी। जाहिर है पुलिस की जांच का पूरा फोकस अब विश्वनाथ शेट्टी पर था। आखिर वही वो आखिरी इंसान था जिसे राय के साथ जिंदा देखा गया था। लेकिन जब पुलिस उससे सवाल जवाब करने पहुंची तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। शेट्टी खुद गायब था। अब सवाल यह था कि क्या यह डबल मर्डर था या फिर कातिल खुद ही भाग निकला था। केस में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस को एक तीसरा आदमी मिला जिसका नाम था सुभाष चंद्रा। चंद्रा ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि एक बिजनेस को लेकर हुई बहस इतनी बढ़ गई कि शेट्टी ने एक लोहे की रॉड उठाकर राय के सिर पर दे मारी और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया। तो अब पुलिस के पास एक चश्मदीद गवाह था और कत्ल का मकसद भी साफ था। मामला बिल्कुल सीधा लग रहा था, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। कातिल विश्वनाथ शेट्टी पूरी तरह से गायब हो चुका था, मानो वो कभी था ही नहीं। और फिर सालों तक ये केस ठंडा ही पड़ा रहा। पूरे 11 साल तक विश्वनाथ राय की मर्डर फाइल पर बस धूल जमती रही। ये केस भी अनगिनत अनसुलझे मामलों में से एक बनने वाला था। लेकिन फिर 2012 में एक नए पुलिस सुपरिटेंडेंट ने चार्ज लिया और एक बड़ा फैसला किया। जिले के सारे कोल्ड केसेस को दोबारा खोला जाएगा। और इसी तरह ये एक दशक पुरानी फाइल इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की टेबल पर आ पहुंची। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये एक हारा हुआ केस था, पर इंस्पेक्टर कुमार के लिए ये एक चैलेंज था। उन्होंने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया, बार बार पढ़ा, एक एक शब्द, एक एक बयान को खंगाला, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिस पर पहले किसी की नजर ना पड़ी हो। हफ्तों तक फाइल खंगालने के बाद भी इंस्पेक्टर को कोई नया फिजिकल सबूत नहीं मिला, न कोई डीएनए, न कत्ल का हथियार। तो उन्होंने अपनी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने फोरेंसिक के बजाय साइकोलॉजी पर ध्यान देना शुरू किया। वो गवाहों के बयानों में इंसानी बर्ताव से जुड़ी कोई अजीब बात ढूंढने लगे। और वहीं उन्हें कुछ खटका। कातिल विश्वनाथ शेट्टी की पत्नी ने शुरू में अपने पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पहले कुछ महीने तो वो लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, लेकिन फिर 11 साल तक पूरी तरह खामोशी। इंस्पेक्टर के दिमाग में घंटी बजी। कोई भला अपने लापता पति के बारे में पूछना क्यों बंद कर देगा जब तक कि उसे ये पता ना हो कि वो कहाँ है। ये कोई फिजिकल सबूत नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल सुराग था। और सालों से ठंडे पड़े इस केस में यही पहली असली लीड थी। इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी जांच का फोकस शेट्टी की पत्नी और उसके जवान हो रहे बेटे पे लगा दिया। उनका मानना था कि इस भगोड़े तक पहुंचने का रास्ता उसके परिवार से होकर ही जाता है। पुलिस ने परिवार पर गुपचुप तरीके से नजर रखनी शुरू कर दी। उनके फोन ट्रैक किए गए, उनके आने जाने पर नजर रखी गई। लेकिन हफ्तों बीत गए और कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता भी बंद हो चुका है, पर इंस्पेक्टर ने अभी हार नहीं मानी थी। तभी उन्हें पता चला कि शेट्टी का 17 साल का बेटा एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। और यहीं से उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने एक नौजवान कांस्टेबल को, जिसे क्रिकेट का शौक था, उस लड़के से दोस्ती करने का काम सौंपा। ये एक लंबी और बहुत धैर्य वाली चाल थी, जिसका मकसद सिर्फ लड़के का भरोसा जीतना था। कई हफ्तों तक दोस्ती बनाए रखने के बाद एक लोकल मैच के दौरान
वो कामयाबी मिली जिसका पुलिस को इंतजार था। जब शेट्टी का बेटा बैटिंग कर रहा था तो उस अंडरकवर कांस्टेबल ने उसके क्रिकेट बैग में एक दूसरा सीक्रेट फोन को बजते हुए सुना। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इसी छोटी सी बात ने 13 साल पुराने मर्डर केस को सुलझाने का रास्ता खोल दिया। पुलिस ने किसी तरह वो सीक्रेट फोन नंबर हासिल कर लिया। जब उन्होंने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर को खंगाला तो उन्हें एक बहुत ही अजीब पैटर्न दिखाई दिया। एक ऐसा नंबर था जिससे हर 2 महीने में सिर्फ एक बार कॉल आती थी, लेकिन हर बार वो कॉल 20 से 30 मिनट तक चलती थी। ये किसी आम दोस्त या रिश्तेदार का बात करने का तरीका नहीं था। ये उस इंसान का तरीका था जो पकड़े जाने के डर से बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा था। उस रहस्यमयी नंबर को ट्रैक किया गया और उसकी लोकेशन मिली पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के एक छोटे से शहर ईरोड में, सैकड़ों किलोमीटर दूर। 13 साल की लंबी तलाश अब जाकर एक जगह पर सिमट गई थी। अगस्त 2014 पुलिस की एक टीम को ईरोड भेजा गया। 13 साल से जो तलाश ठंडी पड़ी थी वो अब अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर थी। क्या विश्वनाथ शेट्टी पकड़ा जाएगा या एक बार फिर वो हवा में गायब हो जाएगा? और वो मिला, एक पूरी तरह से नई पहचान के साथ। अब वो विश्वनाथ शेट्टी नहीं बल्कि राज बनकर जी रहा था। और विडंबना देखिए, वो अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी चला रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसका शिकार विश्वनाथ राय चलाया करता था। जब पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो 13 साल का वो लंबा और थका देने वाला पीछा आखिरकार खत्म हुआ। शेट्टी ने फौरन अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे वो इतने साल छिपा रहा, अपनी पहचान बदली और पकड़े जाने से बचने के लिए हर 2 महीने में सिर्फ उसी सीक्रेट फोन से अपने परिवार से बात करता था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी इस कहानी का अंत नहीं थी। न्याय के पहिए धीमी गति से चले और उसे दोषी ठहराए जाने में 7 साल और लग गए। आखिरकार जब सजा सुनाई गई तो जज ने साफ कहा कि शेट्टी को उम्र कैद क्यों दी जा रही है। ये सिर्फ कत्ल के लिए नहीं थी, बल्कि कानून से बचने के लिए उसकी 13 साल की लंबी और सोची समझी साजिश के लिए भी थी। जज का मानना था कि जो इंसान न्याय से बचने के लिए इतनी चालाकी दिखा सकता है वो किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। ये अविश्वसनीय कहानी हमें दिखाती है कि न्याय कभी-कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलता है। ये हमेशा डीएनए या फिंगरप्रिंट्स की कहानी नहीं होती। कभी-कभी ये एक जिद्दी इंस्पेक्टर के तेज दिमाग, एक परिवार के अजीब बर्ताव और एक क्रिकेट मैच के दौरान मिले एक सीक्रेट फोन की कहानी होती है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि न जाने और कितने अनसुलझे मामले हैं जो सुलझने के लिए बस एक ऐसे ही अप्रत्याशित सुराग का इंतजार कर रहे हैं।